नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है हमारा पीएम पोषण अभियान या पोषण योजना। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे पीएम पोषण योजना जो आंगनबाड़ी में जो रेडी टू ईट कार्यक्रम है, सारी चीज़ों को अपन एक साथ देखेंगे आज। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पूरक पोषण आहार कार्यक्रम तथा पीएम पोषण अभियान, इन दोनों को मिला दिया गया है और इन दोनों को मिलाकर नया नाम क्या है, इन दोनों को मिलाकर नया नाम बना है। ये दोनों को मिलाकर नया नाम जो है उसका नाम है पोषण 2.0। क्लियर है? पोषण 2.0 एक नई योजना की शुरुआत हुई है 2021-22 से, 2021-22 से। ठीक है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम और पीएम पोषण अभियान ये दोनों केंद्रीय योजनाएं हैं। याद रखिएगा, ये दोनों क्या है? केंद्रीय कार्यक्रम है, केंद्रीय योजनाएं हैं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। ये केंद्रीय योजना है, सेंट्रल स्कीम है और इन दोनों को मिलाकर एक नया विलय करके एक नया नाम दे दिया गया है पोषण 2.0। तो सबसे पहले एक संक्षिप्त जानकारी, ये 2021-22 से चालू हुआ है पोषण 2.0। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम की। तो छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम, ये दोनों योजनाएं अब एक नाम से जानी जाएगी, पोषण 2.0। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम पोषण अभियान की, इसकी, ये क्योंकि सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा यही है पोषण अभियान, या बड़ी योजना ये है क्योंकि ये तो पूरक पोषण है, सप्लीमेंट्री फूड है। क्लियर है? पीएम पोषण अभियान कब से चालू हुआ? 8 मार्च 2018। 8 मार्च 2018 राजस्थान का झुंझुनू जिला, कौन सा जगह? राजस्थान का झुंझुनू जिला। याद रखिएगा, ये योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है? राजस्थान से इसका उद्घाटन हुआ है, राजस्थान का झुंझुनू जिला। क्लियर है? अब 8 मार्च 2018 को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे लॉन्च हुई थी। याद रखिएगा कि ये योजना कब लॉन्च हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। तो मोदी सरकार ने इस योजना को चालू किया है, पीएम पोषण अभियान। तो हमारे देश में एक प्रमुख समस्या जो है वो क्या है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है कुपोषण, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है आपका स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है बौनापन, और चौथा है कम वजन या बेडौलापन, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो इन 4 समस्याओं को देखते हुए, इन 4 समस्याओं को प्रमुख रूप से देखते हुए भारत सरकार ने 112 जिले में, 112 जिलों में ये योजना चालू की। देश के 112 जिले, देश के 112 जिले। पीएम पोषण अभियान, जिसका नया नाम क्या है? पोषण 2.0। 112 जिले में जहां पर गहन कुपोषण है, याद रखिएगा इन जिलों में गहन कुपोषण है, यानी कि कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा है। 112 जिले बनेगा। केंद्र सरकार ने 2022 से इसे पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। पूरे देश के प्रत्येक जिले में लागू किया जाएगा। कब से? 2022 से प्रत्येक देश में ये योजना प्रत्येक जिले में लागू की जाएगी, ऐसा कहा गया है। याद रखिएगा, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, इसका लक्ष्य और इसका लक्ष्य सेम है। दोनों का लक्ष्य है 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत। क्या लक्ष्य है? 2022 तक कुपोषण मुक्त
भारत का निर्माण करना। 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। 112 जिले में योजना लॉन्च हुई 2022 में, प्रत्येक जिले में लॉन्च किया गया है इसे पोषण 2.0 के अंतर्गत। याद रखिएगा, पोषण 2.0 को 2022 से प्रत्येक जिले में लागू करने का योजना है सरकार का। ठीक है, खास बात है, अब देखते हैं इसकी फंडिंग की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये जो योजना है इसकी फंडिंग की। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी योजना है, विश्व की सबसे बड़ी खाद्य आपूर्ति योजना, फूड सप्लीमेंट्री प्रोग्राम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट माना जाता है इसे। और इसके अंतर्गत रेशियो है, याद रखिएगा, 50-50 का। कितने का रेशियो है? 50-50। ये जो 50% है ना, ये जो 50% की मैं बात कर रहा हूं ना, ये देगा वर्ल्ड बैंक। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक, विश्व स्त्री संस्था, वर्ल्ड बैंक। ये जो 50% है, बचा 50% केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे, यानी कि 25-25 बोल सकते हो आप। या कोई गरीब राज्य है तो केंद्र सरकार उसका ज़्यादा हिस्सा उठा लेगी। तो अगर मैं वित्तीय पोषण की बात करूं इस अभियान की, तो 50 और 50 बनेगा। ठीक है, पोषण 2.0 भी अगर पूछेगा तो भी सेम ही आएगा आंसर, 50-50 ही लेना है, क्योंकि इसी का नाम क्या हो गया है? पोषण 2.0 हो गया है। 2021-22 के बजट से लागू किया गया है पोषण 2.0। 2022 से पोषण 2.0 को भारत के प्रत्येक जिले में लागू करने का फैसला किया गया है। पीएम पोषण अभियान के 7 स्तंभ हैं, 7 स्तंभ। और वो 7 स्तंभ क्या है? पहला है प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण। दूसरा है अभिसरण। तीसरा है प्रोत्साहन। चौथा है नवाचार। पांचवा है सूचना व संचार तंत्र व अन्य। छठवा है आपका शिकायत निवारण। और सातवां है सॉफ्टवेयर, यानी कि पोषण का, पीएम पोषण अभियान का जो सॉफ्टवेयर है, अपलोडिंग, अपग्रेडिंग, जो भी बोल सकते हो आप। तो इसके 7 स्तंभ। कितने स्तंभ? 7 स्तंभ मैंने आपको बताया। कितने स्तंभ है? 7। देखिए, एकदम याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। पहला है प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण। दूसरा है अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है मिलाना, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन किसका होगा? तो याद रखिएगा, 18 विभाग या मंत्रालय कोऑर्डिनेट करेंगे इस योजना को संचालित करने में। अभिसरण का मतलब है कोऑर्डिनेशन, संचालन। ठीक है, यानी कि 18 विभागों के वित्तीय तालमेल से, आपसी सामंजस्य से, सहयोग से योजना संचालित की जाएगी। तीसरा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहित किया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को योजना संचालन में, माताओं को, गर्भवती की महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को। चौथा है नवाचार। नवाचार का मतलब है नई नई तकनीकें उपयोग करेंगे। ठीक है, सूचना व संचार तंत्र, डाटा कलेक्शन करेंगे। जो महिलाएं हैं उनका सही डाटा, सही जानकारी दी जाएगी उनको, और उनको जागरूक किया जाएगा। अगला है शिकायत निवारण। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है समस्या में तो उसको भी सुना जाएगा। और लास्ट है सॉफ्टवेयर। इस योजना में कितने लाभार्थी हुए, कितने लोगों को लाभ पहुंचा, कितना फंड जारी किया गया, सारी जानकारी हमको सॉफ्टवेयर के थ्रू
मिलेगी विभाग को। हमको नहीं चाहिए ना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का डाटा कौन भरेगा? वुमेन सुपरवाइजर भरेगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भरेंगे, और ये जानकारी केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंचेगी ताकि उनको ये जानकारी मिल सके कि हमारा जो पैसा है उसका सदुपयोग किया जा रहा है या नहीं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगला देखिए, इसके हितग्राही कौन कौन है? हितग्राही तो आप सभी को पता है कि बच्चे होंगे 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, है कि नहीं, नवजात बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं। तो पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत सभी को पोषण मिलेगा, किशोरियों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा और ये सब मिलेगा। ठीक है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, देखिए ये जो कार्यक्रम है पूरक पोषण, नाम से पता चल रहा है कि क्या करता है ये पूरक पोषण, यानी कि सप्लीमेंट्री फूड, यानी कि वो महिलाएं जो आंगनबाड़ी नहीं आ पाती या जिनको घर में पर्याप्त अंकुरित भोजन या पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है या उनको जो पोषक तत्व चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, उस स्थिति में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के द्वारा सरकार क्या करेगी? उनको रेडी टू ईट भोजन देगी, रेडी टू ईट भोजन, यानी कि टेक होम राशन सुविधा। तो सरकार उनको पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के द्वारा नाश्ता, भोजन, ये सारी चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रोवाइड कराएगी और घर ले जाने के लिए राशन भी देगी, बनेगा। तो ये है हमारा पीएम पोषण अभियान पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है? पोषण 2.0। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कुछ डाटा की। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो बौनापन है, बौनापन वो जो है 34.8% है। कितना है? 34.8%। इसको सरकार ने कम करने का लक्ष्य रखा है। क्या करने का लक्ष्य रखा है? कम करने का। कम करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। तो कितना करने का लक्ष्य रखा है? 25% करने का लक्ष्य रखा है, 25%। इसके अलावा ये देखा गया है कि स्टंटिंग का अनुपात बढ़ा है कुछ राज्यों में, और ऐसे राज्य जो शिक्षित है वहां पर स्टंटिंग का अनुपात बढ़ा है, जो कि चिंताजनक है। महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर स्टंटिंग अनुपात बढ़ा है और इसीलिए सरकार इस योजना को लाने का निर्णय लिए। तो देखिए एक और जानकारी हमको मिलती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 का डाटा, ये 5 है, सॉरी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो कि पूरे भारत में किया जाता है हर 4 से 5 सालों में। और ये जो डाटा होता है ये बीमारियों के संबंध में, कुपोषण के संबंध में, रोग के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हमारा जो पोषण अभियान है या पोषण 2.0 है, उसके लक्ष्य क्या है। पोषण 2.0 का लक्ष्य जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा मैं आप लोगों को।
देखिए, नवजात बच्चे के वजन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नवजात बच्चों के वजन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, 2% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में कितना करना है? 6% की कमी लाना है। कितना कमी लाना है? 6% की कमी। 1 साल में 2% कम करेंगे तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 6% कम हो जाएगा। दूसरा, जीरो से लेकर 6 वर्ष के बच्चे कुपोषण की दर में कमी लाना है। प्रति वर्ष 2% की दर से 3 वर्ष में 6% की कमी। तीसरा है, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों में स्टंटिंग प्रॉब्लम जो है, स्टंटिंग की समस्या, उसके लिए भी लक्ष्य रखा गया है। प्रति वर्ष 2% की कमी की दर से 3 साल में 3 वर्ष में 6% की कमी। 1 साल में 2% की कमी लाना है तो 3 साल में कितना परसेंट कम हो जाएगा? 6%। ये डाटा को ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब मैं कुपोषण और स्टंटिंग की बात कर रहा हूँ किसमें? बच्चों में, तो 2% और 6% का लॉजिक लग रहा है कि नहीं? तो याद करना तो आसान है। 1 साल में 2%, 3 साल में 6% का लक्ष्य है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये 3 साल का ही लॉजिक क्यों लगा रहे हैं? 2018 में योजना लॉन्च हुई है तो 2022 तक का लक्ष्य है, तो 3 सत्र में इस योजना को काउंट किया जाएगा। मतलब 2022 में डाटा आएगा तो 2018 से लेकर 21 तक जो डाटा है उसको चेक किया जाएगा। और बाद में क्या करेंगे? 3 साल के बाद बोलेंगे 2022 के बाद लक्ष्य को चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है, यानी कि पुराना लक्ष्य है। अगला देखिए, 15 से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाएं एनीमिया की समस्या, एनीमिया की समस्या, तो इसमें देखिए प्रति वर्ष 2% की दर से 3% की दर से 9% की कमी, 9% की कमी। तो जब एनीमिया आएगा, एनीमिया जब वो आएगा राष्ट्रीय स्तर पे तो 3% का टारगेट है और बाकी में 2% का टारगेट है। बनेगा यहाँ तक? एनीमिया आएगा तो 3% प्रति वर्ष की दर से 9% की कमी का टारगेट है, लेकिन कुपोषण और बौनापन के लिए कितना है? 2% प्रति वर्ष की दर से 6% का टारगेट है। तो याद हो जाएगा, सभी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगला देखते हैं, आगे देखिए। देखिए, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। हमारा प्यारा राज्य छत्तीसगढ़ है कि नहीं? तो उसकी बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं संचालित होती है पोषण के माध्यम से। जैसे कि आप लोग कंफ्यूज जाते होंगे कि सर ये योजना, तो हम सारी योजनाओं को देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहला तो मैं आपको बताया 2 योजनाएं जो केंद्र की है, जिसको हम क्या बोलेंगे अब? पोषण 2.0 योजना। एक योजना हमारी सेंट्रल की है, किसकी है? केंद्र सरकार चला रही है इसको। कौन चला रहा है भैया? केंद्र। फंड कौन दे रहा है? केंद्र और राज्य दोनों दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान।
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। देखिए सेकंड योजना जो है हमारी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है, ये हमारी केवल और केवल राज्य सरकार की योजना है, याद रखिएगा। इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि नाम ही पता चल रहा है मुख्यमंत्री राज्य का होता है, तो ये राज्य की योजना है। तीसरा है महतारी जतन योजना। महतारी जतन योजना। और चौथा है रेडी टू ईट कार्यक्रम योजना। ये भी आपकी केंद्र की है, ये राज्य की है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है, आएगा वो फंड किस नाम से आएगा? पोषण 2.0 के नाम से आएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ठीक है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, इस योजना की शुरुआत भूपेश बघेल द्वारा की गई है 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। उस वर्ष उस दिन 6 योजनाओं को एक साथ लॉन्च किया गया था, जिसमें से एक थी सीएम सुपोषण अभियान। तीसरा है महतारी जतन योजना। ये योजना जो है आपके कोरिया जिले से चालू हुई थी। कोरिया जिले में सरिया कला करके कोई गांव है। 4 जुलाई 2016 लगभग, ठीक है, 2016 में लॉन्च हुई थी, मैं डेट आपको बता दूंगा। रेडी टू ईट योजना ये जो है 2009 में शुरू हुआ था। कब चालू हुआ था? 2009 में। ये आपको पता है कि ये योजना 2022 में आई है, मतलब नया नाम लेके। और ये योजना जो है आपकी कब चालू हुई है? 2 अक्टूबर 2019। ये योजना आपकी आती है महतारी जतन योजना 2016, ठीक है। महतारी जतन योजना कब आई है? 2016 को आई है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग। ठीक, ठीक है। तो ये योजना लॉन्च हुई है 3 मई 2016 को सरगांव कला कोरिया करके जगह है, वहाँ से लॉन्च किया था। और ये बीजेपी गवर्नमेंट जब थी तब आई थी, 3 मई 2016। तो देखिए ये तो अपन ने देख लिया पोषण 2.0। अब अपन देखेंगे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे महतारी जतन योजना, और उसके बाद देखेंगे रेडी टू ईट कार्यक्रम। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक छोटा सा कार्यक्रम चलाया गया था दंतेवाड़ा ज़िले में, क्योंकि दंतेवाड़ा ज़िला जो है कुपोषण का शिकार है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुघ्घर दंतेवाड़ा कार्यक्रम या सुपोषित दंतेवाड़ा कार्यक्रम करके एक चालू किया। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। उसके अंतर्गत क्या हुआ, जो आंगनबाड़ी में जो नाश्ता और खाना और रेडी टू ईट जो राशन, टेक होम राशन बोलते हैं जिसे, वो तो दिया गया, लेकिन दंतेवाड़ा में जो महिलाएं हैं जिनको कुपोषण और एनीमिया है, रक्त की कमी से जो होता है, और जो कम भोजन मिलता है या जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, उनके लिए भूपेश बघेल ने कुछ स्पेशल प्रस्ताव दिया इस सुघ्घर दंतेवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत, सुपोषित दंतेवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत। और ये कार्यक्रम के अंतर्गत उनको कुछ अंडे दिए गए, जैसे जिला प्रशासन अंडा देगा, केला देगा, या कुछ भी जो भी महिला बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों को बोलेगा वो देंगे, जो भी फंड उनके पास होगा। लड्डू देगा, ठीक है, केला देगा, फल देगा, दूध देगा, दूध अंडा, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री कुछ स्पेशल लड्डू, पेड़ा, ठीक है, खाई, जो भी चाहे आंगनबाड़ी केंद्र वाले देते हैं। तो
सामान्य रूप से तो सब दे रहे हैं, नाश्ता खाना ये सब तो मिल रहा है, लेकिन जिन जिलों में कुपोषण की समस्या ज़्यादा है वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप का केला दे दो, एप्पल दे दो, इस टाइप का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। बाद में इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे राज्यों में लागू कर दिया, खासकर जो आदिवासी विकास खंड है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और इसके लिए एक फंड बनाया गया जिसे बोलते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण निधि। समझ में आ रहा है? इसको अपन डिटेल में देखेंगे। थर्ड देखते हैं, महतारी जतन योजना। महतारी किसको बोलते हैं? महतारी उसको बोलते हैं, माँ को बोलते हैं, है कि नहीं? माँ को बोलते हैं महतारी। तो गर्भवती महिलाओं के लिए योजना लाई गई है। किसके लिए लाई गई है? गर्भवती महिलाओं के लिए। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में आकर्षक थाली मिलेगी। क्या मिलेगी? थाली खाते हो ना आप लोग? तो ये थाली उनको कहाँ मिल जाएगा? फ्री में, निःशुल्क आंगनबाड़ी केंद्रों में। किसको? केवल गर्भवती महिलाओं को। ठीक है। रमशीला साहू जो भाजपा की मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोरिया से। आकर्षक थाली खिलाई जाती है, दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पर? महतारी जतन योजना में। क्या क्या रहेगा उसमें? 2 रोटी रहेगी, चावल रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी रहेगा, सलाद रहेगा, पापड़ रहेगा, अचार रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें महतारी जतन में दी जाएगी। ये सिंपल योजना है। अगला है रेडी टू ईट योजना। रेडी टू ईट योजना में सरकार क्या करती है? हमारे छत्तीसगढ़ सरकार 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत महिलाओं को, गर्भवती महिला, शिशुवती महिला, किशोरियों को और जिनकी उम्र 6 माह से लेकर 3 वर्ष है, बच्चे, ऐसे बच्चे, उनको घर में खिलाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर एक पैकेट बनाती है विभाग या स्व सहायता समूह महिलाएं, और वो पैकेट का निःशुल्क वितरण करती हैं। कहाँ पर? आंगनबाड़ी केंद्रों में। इसको बोलते हैं रेडी टू ईट योजना या रेडी टू ईट कार्यक्रम। महिलाएं क्या करेंगी? इस पैकेट को लेंगी और घर में गर्म पानी करेंगी और उसमें डाल देंगे और तुरंत ये खाने लायक रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रेडी टू ईट योजना। 2009 से शुरू हुई थी ये, और इसमें अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार वो क्या करती है? सारे फंड को मिला देती है और उसके अंतर्गत नाम बदल के योजना चलाती है। क्लियर है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री ने एक योजना चालू की, उजाला योजना। मोदी जी ने उजाला योजना, जिसके अंतर्गत एक एलईडी बल्ब दे रही थी केंद्र सरकार। क्या दे रही थी? एलईडी बल्ब। तो हर राज्य में एलईडी बल्ब का फंड आया कि आपको जनसंख्या के आधार पे, है कि नहीं? एलईडी बल्ब आपको इतने रुपए में देना है। तो मुख्यमंत्री ने क्या किया? जैसे मान लीजिए मोदी जी ने बोला 90 रुपए में देना है। मोदी जी ने क्या बोला? 90 रुपए में एलईडी बल्ब सभी को, भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया जाएगा। ठीक है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोल दिया छत्तीसगढ़ सरकार कितने में देगी आपको एलईडी बल्ब? 70 रुपए में। छत्तीसगढ़ सरकार कितने रुपए में देगी? 70 रुपए में। तो 90 रुपए केंद्र सरकार का है, 90 रुपए केंद्र सरकार का है। अब ये 20 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इसका मतलब है 20 रुपए भूपेश बघेल या राज्य सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। समझ में आया? तो वही चीज़ है यहाँ पर, जो फूड सप्लीमेंट्री फूड मिलेगा इसमें पोषण 2.0 का पैसा है, सेंट्रल का फंड है और राज्य सरकार का खुद का पैसा है। तो सबको मिला के इन लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट में या कॉस्टिंग इन लोग और ज़्यादा बढ़ा देंगे और ज़्यादा अच्छा फूड मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आपके पापा ने आपको 10 रुपये दिया। ठीक है। आपके पापा ने आपको 10 रुपये दिया। अब आपके पास ऑलरेडी 5 रुपये है, आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपये दिया, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 25 रुपये। अब 10 रुपये का आप समोसा खाते हैं, इससे अच्छा आप 25 रुपये में थाली खाओगे। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि राज्य सरकार अपना अलग फंड देती है, केंद्र सरकार अलग फंड देती है और इस योजना का नाम बदल देती है। जैसे कि 10 रुपये वाली कोई योजना है तो वो केंद्र सरकार की है क्योंकि पापा दे रहे हैं। ठीक है। अब मम्मी जो देगी वो राज्य सरकार की योजना है, मम्मी दे दी। अब आपको कितने में मिल गया? वही चीज़ और अच्छी चीज़ मिल गई ना भाई, ज़्यादा पैसा आ गया तो आप अच्छा खाना खाओगे। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए अगला देखते हैं सीएम सुपोषण अभियान। सीएम सुपोषण अभियान, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो अभियान है किसके लिए है, ये अभियान जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि लड्डू है, केला है, हर जिले वाले, ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत हर जिले में सेम चीज़ें मिलेंगी। जिला प्रशासन फंड के आधार पे अपना डिसाइड करेगा। सुघ्घर दंतेवाड़ा अभियान, सुघ्घर दंतेवाड़ा अभियान या इसी को बोला जाता है सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान। ये लॉन्च हुआ 24 अप्रैल 2019। जब सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया तो इसके बाद ये सक्सेसफुल हुआ। ये क्या हुआ, ये योजना क्या हो गई, सफल हो गई। ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट था, कहाँ पर, दंतेवाड़ा जिले के लिए। दंतेवाड़ा कुपोषण का वैसे भी बहुत समय से शिकार है, अभी भी है। उसके बाद सरकार ने राज्य में 2 अक्टूबर 2019, कब, 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया सीएम सुपोषण अभियान। क्या लॉन्च किया, सीएम सुपोषण अभियान। इसका उद्देश्य क्या था, कुपोषण की गंभीरता को देखते हुए विशेष ध्यान या विशेष प्रयास बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, देखिए हितग्राही कौन कौन है। हितग्राही जो हैं किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे हैं, ठीक है, ये सभी आपको पता है। 2 प्रमुख समस्या है, एक है कुपोषण और एक है हमारे छत्तीसगढ़ में एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। और मैं आप सभी को बताया भी हूँ कि कोंडागांव जिले में हमारे यहाँ फोर्टिफाइड राइस बांटा जाता है। स्पेशल टाइप का चावल है, पौष्टिक चावल, जिसे क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। ये जो फोर्टिफाइड राइस है इसमें B12 प्रचुर मात्रा में होता है और एनीमिया की प्रॉब्लम है कहाँ पर, प्रमुख रूप से कोंडागांव में, और इसे बस्तर संभाग में भी बांटा जा रहा है वर्तमान में। हमारे छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां संस्करण आया, ठीक है। और 2019-20 का डाटा, 2019-20 का जो डाटा है उसके हिसाब से 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों में, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों में 34.8%, कितना, 31.3%, कितना, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों में 31.3% और 15 से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाओं में कितना है, 60.8% कुपोषण की प्रॉब्लम है। सभी लोग ध्यान देंगे, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे 31.3%, कितना, 31.3%। 15 से लेकर 49 वर्ष तक की महिला के लिए कितना है कुपोषण, 60.8%, जो कि विशिष्ट समस्या बन गई हमारे यहाँ, गंभीर समस्या है कि नहीं। सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सरकार ने तत्काल प्रभाव से क्या लॉन्च कर दिया, सीएम सुपोषण अभियान। देखिए ये इसका संचालन कहाँ होगा, संचालन केंद्र होगा आंगनबाड़ी। संचालन केंद्र कहाँ पर होगा, आंगनबाड़ी में वितरण होगा, आंगनबाड़ी में वितरण होगा। विभाग कौन है, महिला एवं बाल विकास विभाग, याद रखिएगा। इसके लिए एक निधि बनाई जाएगी, सीएम सुपोषण निधि। क्या बोलते हैं इसको, फंड कहाँ से होगा, इसका जो फंड है उसका नाम है सीएम सुपोषण निधि। फंड का नाम क्या है, कोष, वित्तीय कोष कहाँ से आएगा, इसके लिए सीएम सुपोषण निधि की स्थापना की जाएगी।
इसमें फंड आएगा, एक तो होगा डीएमएफ, जिला खनिज कोष। डीएमएफ की स्थापना कब हुई है? 2015 में हुई है केंद्र सरकार द्वारा। डीएमएफ जिला खनिज कोष 2015 में स्थापना हुई है इसकी। दूसरा है सीएसआर फंड, इसकी स्थापना 2013 में हुई है। और इसके अलावा जन सहयोग, दान व अन्य से इस फंड की स्थापना की जाएगी। डीएमएफ जो होता है, मिनरल्स एंड माइंस एक्ट में संशोधन करते हुए एक अलग से फंड बनाया गया है और इस फंड का निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्वच्छता, पेयजल की समस्या, ठीक है, वृद्धों के लिए आर्थिक योजना, इन सभी में किया जाएगा। और खासकर जब भूपेश बघेल सरकार बनी तो उन्होंने बोला कि डीएमएफ में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? शिक्षा प्लस स्वास्थ्य होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो डीएमएफ फंड का यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि रूल ये बोलता है कि डीएमएफ फंड में लगभग अभी इस साल 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत पीएम सुपोषण अभियान में कितने रुपए? 200 करोड़ लास्ट ईयर। दूसरा है सीएसआर फंड। मान लीजिए किसी जिले में इस कार्यक्रम को चलाना है, किसी जिले में इस कार्यक्रम का संचालन करना है, उस जिले में प्लांट है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, रायगढ़ जिला में जिंदल प्लांट है। तो जिंदल प्लांट क्या करेगा? एक रूल है सीएसआर एक्ट के तहत, सीएसआर फंड के तहत, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अगर किसी जिले में कार्यरत है तो उस जिले के लिए उसको आर्थिक सहायता या आर्थिक विकास में मदद करनी पड़ेगी। ये रूल बोलता है सीएसआर। और हर कंपनी का सीएसआर फंड होता है और इस फंड का यूज कंपनी कहाँ करेगी? केवल और केवल उस क्षेत्र के विकास के लिए करती है। तो कंपनी अपने इस फंड से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे कि जिंदल, मान लीजिए जांजगीर चांपा में प्रकाश इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो प्रकाश इंडस्ट्रीज भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, वेदांता कर सकता है कोरबा जिले में, है कि नहीं? इस तरीके से आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। जन सहयोग का मतलब है जैसे कि जन प्रतिनिधि कोई है उस क्षेत्र का, मान लीजिए आंगनबाड़ी में विजिट किया, वो आंगनबाड़ी वाले बोल दिए कि यहाँ पर खाने की प्रॉब्लम है ये, या कोई जनता बोल दिया, तो उस जिले का जन प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो चाहे तो अपने सांसद निधि से कंट्रीब्यूट कर सकता है, या कोई बड़ा आदमी भी दान दे सकता है। या मान लेते हैं कि कोई नेता या कोई राजनीति व्यक्ति दान नहीं दे रहा है, फिर भी कुछ समस्या बनी हुई है, तो उस कंडीशन में गांव वाले या जिले वाले क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे, कोष बनाएंगे, मिल के हेल्प करेंगे। तो ये सीएम सुपोषण अभियान की शर्तें हैं। अब मैं बात करता हूँ इनका जो अकाउंट है, इसका जो सीएम सुपोषण निधि में जो अकाउंट बनेगा, खाता बनेगा, वो खाता कहाँ का होगा? खाता होना चाहिए राष्ट्रीयकृत बैंक का, प्राइवेट बैंक का नहीं चलेगा। खाता क्या होगा? राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलेगा, एक खाता खुलेगा, हर जिले का एक खाता होगा, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे, ठीक है। यहाँ पर जो खाता होगा ये नेशनलाइज्ड बैंक से खुलना चाहिए, प्राइवेट बैंक का नहीं चलेगा। इस खाते का संचालन कौन करेगा? महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। याद रखिएगा, पैसा निकालेगा कौन? महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी निकालेंगे, सीडीपीओ निकालेगा। लेकिन ये जो खाता है जिला कलेक्टर के नियंत्रण में होगा। किसके नियंत्रण में होगा? जिला कलेक्टर की निगरानी में। भैया उससे परमिशन लिए बिना इसको कोई नहीं निकाल सकता। जिला कलेक्टर, क्योंकि ये पैसा किसका है? डीएमएफ का है। डीएमएफ का बात जब भी आता है कलेक्टर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो जाता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें देने वाला है डीएमएफ, सेकंड है सीएसआर और बाकी है अन्य मद। तो जब डीएमएफ की बात आएगी तो कलेक्टर का उत्तरदायित्व है कि डीएमएफ का लेन देन वो देखे या उसके अनुमति से हो लेन देन। ये रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भूपेश बघेल की सरकार आई तो उसने इस रूल को चेंज किया था डीएमएफ के। अब डीएमएफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है भाई। माइंस किसके अंडर में आती है? राज्य सरकार के अंडर में तो आती नहीं है, केंद्र सरकार देखती है ना राज्य माइंस को। तो केंद्र सरकार ने इस फंड का निर्माण किया है। तो भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया? इस रूल को चेंज कर दिया और उसने बोला कि भैया कलेक्टर अब सचिव होगा।
हर जिले में एक डीएमएफ समिति होती है, जिला डीएमएफ समिति बोलते हैं उसे। सचिव होगा कलेक्टर, और अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा जिला मंत्री, जो कि कांग्रेस का मेंबर है। हर जिले में एक मंत्री बना दिया और उसको डीएमएफ में बैठा दिया। राज्य सरकार ने इसका विरोध, केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी, इसकी कंप्लेन हुई थी, और वर्तमान में कलेक्टर को फिर से इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो कलेक्टर ही पावरफुल है, कलेक्टर ही पूरा देख रेख देखेगा। बनेगा यहाँ तक। अगला देखिए, इसमें देखिए शासकीय स्तर पर एक होगी कार्यक्रम समिति, एक होगी शासकीय स्तर पर निगरानी समिति। शासकीय स्तर पे क्या होगा? कार्यक्रम संचालन समिति बनाई जाएगी, और एक होगी शासकीय निगरानी समिति। दोनों के अध्यक्ष कौन होंगे? ये कौन बनाएगा? इस समिति का निर्माण कौन करेगा? मुख्य सचिव। याद रखिएगा, राज्य स्तर पर इसकी एक केंद्रीय समिति भी बनेगी, मुख्य सचिव, सॉरी, ठीक है। राज्य स्तर पर एक इसकी केंद्रीय समिति बनेगी, या राज्य स्तर की जो समिति होगी उसके अध्यक्ष होंगे सीएम, सचिव होंगे मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव हर जिले में एक राज्य स्तर पे एक समिति बनाएंगे, योजना समिति, कार्यक्रम संचालन समिति। योजना समिति को ही कार्यक्रम संचालन समिति आप बोल सकते हो। और दूसरा होगा निगरानी समिति। निगरानी का मतलब है काम कितना हो रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि कुपोषण और एनीमिया, एनीमिया जो होता है मैंने बताया विटामिन B12 की कमी से होता है। तो एनीमिया की जांच कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग करेगा। याद रखिएगा, एनीमिया की जांच, एनीमिया मुख्यतः किसको है? महिलाओं को है, बच्चों में बहुत कम है। एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में किसको है? महिलाओं को, 15 से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाओं को। जांच कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग। कुपोषण की जांच कौन करेगा? आंगनबाड़ी केंद्र। कुपोषण की जांच कौन करेगा? आंगनबाड़ी केंद्र। एनीमिया की जांच स्वास्थ्य विभाग। तो ये अपना कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अपन देखेंगे, आपका रेडी टू ईट कार्यक्रम देखना है, वजन त्यौहार देखना है। छोटी सी बात है, वजन त्यौहार 2009 में चालू हुआ था, 1 से लेकर 13 जुलाई तक मनाया जाता है। हर साल उसका डेट जुलाई अगस्त में ही रहता है सामान्य तौर पे, ठीक है। अभी 1 से लेकर 13 अगस्त में मनाया गया है 2022 में। उसके जो आंकड़े हैं वो देखेंगे। 2009 में इसका संचालन किया जा रहा है, 2009 से। और उसी तरीके से रेडी टू ईट कार्यक्रम का भी संचालन 2009 में शुरुआत हुई इस योजना की। टेक होम राशन में गवर्नमेंट का फंड कितना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का फंड कितना है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। मोटी फसल मिलेट्स, रागी, कोदो, कुटकी, ठीक है। और आप सभी को पता है कि राज्य सरकार ने मिलेट कैफे की स्थापना की है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष जो है यूएन द्वारा घोषित किया गया है 2023 को, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी इस अवसर पर मोटी फसलें रेडी टू ईट में शामिल किया है, और वो फसल है रागी। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है रेडी टू ईट यानी टेक होम राशन में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फंड है। ये सारी चीज़ें अभी सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो का कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।